सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। सो जैसे कि आपको पता है हम लोग इकॉनमी से हमने शुरुआत करी थी। सो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, हमने कुछ फीचर्स ऑफ इकॉनमी देखे थे और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देखे थे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में जब हमारी क्लास ख़त्म हुई थी तो उससे पहले हमने जिस टॉपिक पे ख़त्म किया था इट वाज रिलेटेड टू इंडियन एग्रीकल्चर एंड लैंड डेवलपमेंट। इंडियन एग्रीकल्चर एंड लैंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो जस्ट 1 सेकेंड। ओके, सो इससे रिलेटेड सबसे पहला फैक्ट मैंने आपको ये बताया था कि इंडिया के कितने प्रतिशत लोग, द परसेंटेज ऑफ इंडियंस हु आर डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर फॉर देयर लाइवलीहुड। इट वाज 44% फॉर, और फिर मैंने ओवरऑल बताया था कि नॉट जस्ट लाइवलीहुड लेकिन जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से, वो मैंने कितना बताया था, दैट वाज 56%। अब ये वाला जो डेटा है ये दिस इज अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 24-25। इंपॉर्टेंट है बिकॉज हो सकता है कि शायद डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। इसके बाद फिर हमने क्या देखा था, इसके बाद फिर हमने ना हेडक्वार्टर्स देखे थे। मतलब बेसिकली क्या होता है ना कि जैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसके डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं। मान लेते हैं जैसे सपोज एग्रीकल्चर, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल विटिकल्चर इज द कल्चर ऑफ व्हाट, तो बता सकता है? अरे ये बताया वो क्लास में बताया, विटिकल्चर नहीं, फ्रूट्स नहीं गलत है। प्राइमरी मतलब किसकी कल्चर होता है, मैं ये कह रहा हूँ। प्राइमरी तो सही बता रहे हो, विटिकल्चर किसका कल्चर होता है? ऑप्शन देता हूँ। विटिकल्चर इज द कल्चर ऑफ 4 ऑप्शन है, एप्पल, बनाना, मैंगो, ग्रेप। ये कह रहा हूँ। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं, एक होता है हमारा पोमोलॉजी। ये पोमोलॉजी क्या होता है? ये सब मैंने क्लास में बताया, कुछ नया नहीं बता रहा। विटिकल्चर इज फॉर ग्रेप्स, मतलब जिससे वाइन्स वगैरह बनती है, ग्रेप्स से बनती है। अगर पोमोलॉजी की बात करें तो इसको हम बोलते हैं फ्रूट्स। अगर मैं हॉर्टिकल्चर की बात करूं, हॉर्टिकल्चर की अगर मैं बात करूं तो यहां पे क्या आ जाता है, बोथ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स देखे थे। और फिर इसके बाद क्या होता है ना कि लेट्स सपोज जो हमारी गवर्नमेंट होती है वो है ना कुछ स्पेसिफिक चीज़ों पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करती है, जैसे कि स्पाइसेस हो गए, टोबैको हो गया, ठीक है, और राइस हो गया। मतलब कुछ चीज़ें उनको मतलब बढ़ावा देना है, तो उसके लिए हमने क्या बना रखे हैं, डिफरेंट बोर्ड्स बना रखे हैं। ठीक है, अब मैं लिखवाऊंगा तो नहीं बिकॉज क्लास में लिखवा रखे, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको नाम बताना है कौन सा बोर्ड कहाँ पे। ठीक है, सो लेट मी जस्ट इरेज दिस। अगर मैं बात करूं, एक 1 बाय 1 बताना है, जिसको पता है अपना हाथ हैंड रेज कर देना, बिकॉज इससे मतलब सबके लिए थोड़ा बेटर है। इफ आई टॉक अबाउट टी बोर्ड, मैंने अभी क्या बोला, चलो ठीक है, टी बोर्ड कोलकाता वेस्ट बंगाल। ठीक है, नाउ अगर मैं टी बोर्ड की बात, हाथ उठा देना, बोलना मत, थोड़ा अगर सपोज कोई किसी बच्चे को याद नहीं है तो थोड़ा उसको सोचने का थोड़ा टाइम मिल जाएगा। नाउ इफ आई टॉक अबाउट कॉफी बोर्ड, अभी क्या बोला मैंने? पहले बोल दिया फिर हाथ उठाया। बेंगलुरु कहाँ पे? अब की बात प्लीज मत बोलना, सिर्फ हाथ उठाना है। इफ आई टॉक अबाउट टोबैको बोर्ड, जिसको पता है वो हाथ उठाएगा। एक ही बच्चे को पता है? 1 2 3 4, चलो ठीक है। टोबैको बोर्ड इज इन गुंटूर, आंध्र प्रदेश।
क्या चीज? टोबैको बोर्ड इज इन गुंटूर, आंध्र प्रदेश। अगर मैं स्पाइसेस बोर्ड की बात करूं तो ओके, तो इसका आंसर लेट्स सपोज कोचीन, केरला। तो इस तरीके से क्या होता है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स होते हैं। चलो ठीक है, जब मैंने बोर्ड्स लिखवाए थे ना, तो एक बोर्ड मैंने नहीं लिखवाया था, नेशनल मीट प्रोसेसिंग बोर्ड। नोट डाउन करो, ये कह रहा हूं, नेशनल मीट प्रोसेसिंग बोर्ड। एक सेकेंड, नेशनल मीट प्रोसेसिंग बोर्ड, क्या लिखवाया मैंने? नेशनल मीट प्रोसेसिंग बोर्ड, जहां पर मांस का प्रसंस्करण होता है, प्रोसेसिंग होती है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? क्या चीज? नहीं, पाकिस्तान तो नहीं है, इंडिया में ही है। कलकत्ता में भी नहीं है। इसका है हमारा दिल्ली में। नेशनल मीट एंड प्रोसेसिंग बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? एक और है, लास्ट है, मतलब इस इतना ही, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही याद करके चले जाना, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। एक और पूछ रहा हूँ, अगर आपसे पूछा जाए नेशनल, ये थोड़ा लॉजिकली आप बता सकते हो, नेशनल ग्रेप, या इसे नेशनल ग्रेप क्या, इंडियन ग्रेप एंड प्रोसेसिंग बोर्ड लिख दो। इंडियन ग्रेप एंड प्रोसेसिंग बोर्ड, इंडियन ग्रेप एंड प्रोसेसिंग बोर्ड कहां पर लोकेटेड है? चलो एक थोड़ा आसान कर देते हैं, सिर्फ है ना स्टेट का नाम बता दो। कर्नाटका होना चाहिए, और केरला भी नहीं है। एक सेकंड, केरला में अंगूर कहां से आ गए? हिमाचल भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो है ही नहीं यार, मतलब लीची होती है वो बिहार में होती है। इंडियन ग्रेप एंड नीचे, मैं हिंट दे रहा हूँ, नीचे है, ऊपर नहीं है। मध्य प्रदेश के नीचे है, मध्य प्रदेश के ऊपर नहीं है, लगा लो। नहीं नहीं, छत्तीसगढ़ भी नहीं। थोड़ा और नीचे जाओ, ऊपर जा रहे हो। इंडिया का फाइनेंशियल हब कहाँ पे है? इंडिया का फाइनेंशियल हब किसे बोलते हैं? मुंबई के पास एक और शहर है, शहर मुंबई के पास एक और शहर है जिसका नाम है पुणे। सो इंडियन ग्रेप एंड प्रोसेसिंग बोर्ड कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र। मतलब उसके आगे मैंने तीसरे 4 लिखाए थे ना, तो उसको 5 और 6 लिख देना। सो दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 6। क्लियर? ठीक है। अब नाउ एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, या इन शॉर्ट बोलूं व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, क्या मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे? इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। जीडीपी में ग्रोथ करता है, लेकिन अभी एक फैक्ट मैं आपको बताता हूं इसी से रिलेटेड। अब जो मैं फैक्ट लिखवाना है उसको नोट डाउन कर देना। एक क्वेश्चन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक फैक्ट याद दिलाया था कि इंडिया के कितने प्रतिशत लोग लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंडेंट है? 44%, और ओवरऑल 56%, मतलब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर का, क्या कह रहा हूं मैं, एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन होता है।
एग्रीकल्चर सेक्टर का जीडीपी में क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा? एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है सर उसमें। नहीं मतलब कंट्रीब्यूशन में परसेंटेज वाइज पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसे नंबर्स में जैसे होता है ना 10%, 12%, 50%, 60%, कितना? एक एनी आइडिया लगा सकते हो भाई 44% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पर लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट, 56% कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर का? 40 के नीचे होगा। अगर मैं बताऊं ना अभी इकोनॉमिक सर्वे, दोबारा बोल रहा हूं, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार, बजट के अनुसार तो 17% है, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 के अनुसार कितना डेटा है? 18%। इकोनॉमिक सर्वे 2024-25, यानी कि हम ये नहीं बोल सकते, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं, यानी कि हम क्या नहीं बोल सकते कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी जीडीपी ग्रोथ में मदद करता है, मतलब जीडीपी में कोई अच्छा कंट्रीब्यूशन है ही नहीं। हमारे देश के लगभग आधी से ज्यादा आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है? 18%, उससे भी कम ही आता है, मतलब 17-18% के आसपास मान लो। और ये एग्रीकल्चर सेक्टर में सब कुछ मिला के बोल रहा हूं मैं, मतलब इसमें एनिमल हस्बेंड्री भी आ गई, इसमें डेयरी प्रोसेसिंग भी आ गया, इसमें हॉर्टिकल्चर भी आ गया, इसमें पोमोलॉजी, विटिकल्चर, सब मिला के 18% है। अब आप पूछोगे सर ये 18% है, मतलब अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा बट वैसे ही बता रहा हूं, अगर ये 18% है तो ये हो गया एक तरीके से काइंड ऑफ बोल सकते हैं प्राइमरी सेक्टर। मेजरली प्राइमरी सेक्टर यही कंट्रीब्यूट करता है, जो माइनिंग वगैरह उसका उतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है नहीं, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्टर मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह, वो कितना कंट्रीब्यूट करती है? 18% अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 है, 17% अकॉर्डिंग टू बजट है। बात में से कोई भी एक याद रख लेना, वो एग्जाम में पूछ लेंगे, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडियाज इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। तो ये डेटा याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर बाकी सेक्टर की बात करें तो अराउंड 45% कंट्रीब्यूट करता है हमारा, मतलब 40 टू 45 के आसपास मान के चलो, एग्जैक्टली 45 नहीं है। और बाकी जितना बचा यानी कि अराउंड 40 और जस्ट 1 सेकेंड, अराउंड 40%, 58 और अराउंड 40% सर्विसेज सेक्टर। लेकिन अभी के टाइम में क्या देखा गया है, थोड़ा सा ये डेटा पहले चल रहा था, अब थोड़ा सा इस डेटा में भी चेंज आ गया है। जो हमारा सर्विसेज सेक्टर है इट इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 55%। कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है सर्विसेज सेक्टर? 55%। इन सेकेंडरी या इंडस्ट्री सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट करेगा फिर? 55 में से 18 माइनस कर दो, कितना बचा? अराउंड 33% इंडस्ट्री। ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन है कि परसेंटेज ऑफ जीडीपी है, ठीक है। ब्रॉड इतना नंबर दिमाग में याद रखना, मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जैक्टली इतना ही नंबर याद रखना है, लेकिन एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर सेक्टर तो 20% से कम है, इंडस्ट्री का 30-35 के आसपास होगा, कभी कभी 40 भी हो जाता है, और सर्विसेज सेक्टर का 50% के आसपास रहता है। अब हाँ मतलब ओवरऑल अभी इतना आप समझे कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसका भारत की टोटल जीडीपी में 100% भारत की जीडीपी है, मतलब जीडीपी है, ठीक है। अभी 4.4 ट्रिलियन के आसपास जीडीपी है, तो उसका मतलब 18% एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। अब आप पूछोगे सर 18% कंट्रीब्यूट करता है, 1800 में से 18 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 82% तो अब भी बचा हूं ना, तो मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट, उसमें से 55% इंडस्ट्री सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर और 33% इंडस्ट्री सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। अब मेरे कहने का क्या मतलब था, मैं इस पॉइंट को क्यों आया, मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं कि एग्रीकल्चर सेक्टर से कितने लोग जुड़े हुए हैं? 56% के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, 44% तो मतलब उनकी रोजी रोटी उसी से चलती है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। लेकिन कंट्रीब्यूट कितना कर रहा है? 18%। ये थोड़ा सा डेटा याद होना चाहिए, बस ये समझाने के लिए था, क्लियर है? बस इतना ही है, ठीक है। बाकी इंडस्ट्री का इतना है, सर्विसेज का इतना, ये भी नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये ऑब्वियसली बात है, ये सब चीज भी पूछी जा सकती है। नाउ अभी मैं आपसे क्या क्वेश्चन चल रहा था, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब बताओ एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है, कोई बता सकता है?
ज्यादा नहीं, 2-3 पॉइंट ही बताने। सबसे पहला पॉइंट अगर बोला जाएगा तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रैदर गिव्स एम्प्लॉयमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर क्या देता है? रोजगार देता है। एक मैं बहुत सिंपल सा पॉइंट रखो, लेट्स सपोज एक व्यक्ति है, उसको अगर मतलब बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इंडस्ट्री कैसे काम करती है, प्रोसेसिंग कैसे काम करता है, कोई स्किल नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो क्या इंडस्ट्री में काम कर पाएगा? क्या वो पढ़ा पाएगा? क्या वो बैंकिंग सर्विसेज दे पाएगा? क्या वो ट्रांसपोर्ट सर्विस कर पाएगा? लेट्स सपोज ये भी नहीं आता उसे। लेकिन एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर आप कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करोगे, फावड़ा तो चला ही लेंगे, मतलब लॉजिकल सी बात है। सबसे बीज का रोपण करना, पानी करना, कुछ नहीं तो खेतों की जो खेतों की देखभाल होती है वही कर सकते हो कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है ना, इट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। क्या बोल सकते हैं इसके लिए हम? इट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। इट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर सेक्टर टू द इकोनॉमी। सबसे ज्यादा लोग यही एम्प्लॉय करता है। लेकिन इस एग्रीकल्चर सेक्टर की एक दिक्कत भी बताई थी मैंने, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर तो है लेकिन इसके साथ एक अनएम्प्लॉयमेंट भी आ जाती है। उस अनएम्प्लॉयमेंट को मैंने क्या बताया था? जिसने क्लास में नोट डाउन किया होगा या ध्यान दिया होगा बता सकता है इसका आंसर। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, या फिर जिसे हम कहते हैं हिंदी में प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट किस सेक्टर से रिलेटेड होगी, तो बता सकते हैं वो किससे रिलेटेड होगी? एग्रीकल्चर सेक्टर से। वो आपको ऑप्शन इस तरीके से देंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, इस तरीके से। तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो होगा हमारा डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये पूछ लेंगे व्हाट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? तो एक बार ना डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट के लिए नीचे लिख देना, वैसे लिखा हूं एक बार। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? वेयर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू एन अनएम्प्लॉयमेंट वेयर मोर देन द रिक्वायर्ड पॉपुलेशन is working on a piece of land. It is called disguised unemployment. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पर इसकी क्या होती है? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब सीमांत उत्पादकता। क्या बोलेंगे? सीमांत उत्पादकता। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी कि सीमांत उत्पादकता क्या होती है? 0 होती है। इसको आप ऐसे समझिए, लेट्स सपोज एक पीस ऑफ लैंड है, एक जमीन का टुकड़ा है, ठीक है, और उस जमीन के टुकड़े पे हमें क्या करना है? खेती करनी है। खेती करने के लिए मान लेते एक आदमी चाहिए जो खाद वगैरह जो है वो इंतजाम करेगा, पानी वगैरह डालेगा और उसकी रोपण करेगा। तो 3-4 लोगों से ज्यादा जरूरत नहीं है, 3-4 लोग होंगे तो बढ़िया तरीके से खेती हो जाएगी, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है। 4 लोग एक पीस ऑफ लैंड पे काम कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि अब जैसे आपकी फैमिली में 6 लोग हैं, तो दोबारा बच्चे पढ़ने वढ़ने जाते हैं नहीं, तो क्या करेंगे? आ जाओ तुम भी खेत पे आ जाओ, खाली बैठे हुए क्या करें? तो वो भी खेत पे काम करेंगे। अब एक बात बताओ, 4 थे, 4 की जगह टोटल 6 लोग, 2 बढ़ गए 6, ठीक है, 4 थे अब 6 लोग हो गए। अब एक बात बताओ, उन दोनों के आने से क्या प्रोडक्शन में कोई चेंज आया? नहीं, वैसा ही रहा। क्या कुछ ऐसा रहा कि कुछ उत्पादकता बढ़ गई हो, कुछ ऐसा कुछ हो गया हो? मतलब कुछ खास उत्पादकता भी वही सेम, भाई पानी उतना ही डालो, कौन सा पानी कोई जल्दी डाल दोगे? एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा तो है नहीं, ठीक है। उत्पादकता में भी कोई परिवर्तन नहीं आया। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अगर सामने वाला कोई देखेगा, क्या चीज? देखो मैं इसे बहुत जनरल टर्म में बोल रहा हूँ। लेट्स सपोज ऑलवेज एफर्ट तो कम लगे, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। मैं आप ये वाली बात मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेट्स सपोज एक जमीन का टुकड़ा है, उसमें खेती करनी है, रोपाई करनी है या फिर वो करनी है, हाँ थोड़ा एफर्ट कम लगेगा, लेकिन ओवरऑल उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है कि एकदम से कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, कोई बहुत ज्यादा स्पीड तो बढ़ नहीं जाएगी। भाई खेत में जो सामान है या फिर जो बीज है या फिर जो फसलें हैं, टाइम तो उतना ही लेंगे ना ग्रो करने में। ऐसा नहीं कि 4 लोग एक्स्ट्रा आ गए तो फसलें ज्यादा जल्दी उग जाएंगी। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि समय जो है मतलब कोई बहुत ज्यादा प्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है,
प्रोडक्टिविटी में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन अगर कोई बाहर से व्यक्ति आएगा, मान लेते हैं मोदी जी आगे, मतलब देखने की भाई कितना एग्रीकल्चर सेक्टर, कहेंगे वाओ कितने 6 लोग काम कर रहे हैं खेती पर, मतलब देखने में लगेगा कि सबके पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट, देखने में लगेगा कि एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन क्या वाकई में वो लोग एम्प्लॉयमेंट हैं? नहीं, क्योंकि उनके आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी को बोलते हैं हम डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अप टू दिस इज क्लियर? ओके, अब इस एग्रीकल्चर सेक्टर की थोड़ा सा अगर हम आगे चलें, अब एग्रीकल्चर सेक्टर में अब देखते हैं कि हमारी जो भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी मतलब कि जैसे कहते हैं ना सीमांत उत्पादकता, वो सिंपल मैथ्स वाला हिसाब होता है ना कि 4 लोग मिलकर एक काम को 6 दिन में कर रहे हैं, लेकिन उन 2 के आने से वो काम तब भी 6 दिन में ही हो रहा है। 4 लोग मिलकर एक काम को 6 दिन में कर रहे थे, लेकिन 2 लोग आ गए, उनके आने से भी 6 दिन में हो रहा है, तो प्रोडक्टिविटी कितने हुई? जीरो हुई ना, उन दोनों के आने से एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी? अब आते हैं टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, यानी कि हमारे एग्रीकल्चर यानी कि कृषि क्षेत्र में कौन सी विविध प्रकार की फसलों को उगाया जाता है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स मतलब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बस मैंने उतना ही लिखवा दिया, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, देखो अब है क्या, मैं लिखवाने को लिखवा सकता हूं, बट आपको मेंस एग्जाम में लिखना नहीं है, टाइप नहीं करना, तो आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं जनरेट करने हैं, आपको बस उतना पता होना चाहिए कि अच्छा ये चीज पूछी गई है, इसका आंसर ये, बस खत्म। मैं उस तरीके से पढ़ाऊंगा तो आपको कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं रहेगा और फायदा भी नहीं होगा। मैं ऐसा कर रहा हूँ कि भाई इतना पढ़ाऊं या फिर वो चीज पढ़ाऊं जो डायरेक्टली आपको फायदा करे, थोड़ा उसी हिसाब से रखें, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स यानी कि कृषि की वो फसलें, मतलब जिसे कहते हैं कृषि की फसलों के प्रकार, ठीक है। तो कौन सी फसलें, जो टाइप्स ऑफ क्रॉप, वो अभी उस पर मैं आऊंगा, थोड़ा इसको और सिंपल रखते हैं। सबसे पहले आता है हमारा कमर्शियल क्रॉप्स। वो वाली चीज तो सबको पता है, थोड़ा सी और थोड़ा डेफिनेशन सिंपल करो। कमर्शियल क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स यानी कि जैसे कहते हैं वाणिज्यिक फसलें, हिंदी में क्या बोलेंगे इन्हें? वाणिज्यिक फसलें। लिख लोगे? लिखवा देता हूं। वाणिज्यिक फसलें, सही लिखा? ठीक है। वाणिज्यिक फसलें, वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल क्रॉप्स क्या होती हैं? सर जो ज्यादा बेनिफिट, जो ज्यादा लोगों के द्वारा उगाया जाता है, इकोनॉमी के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो, जिससे मुनाफा हो। बस ये वाली बात, प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। सीधी सी बात है, ज्यादा लोग नहीं होते आते, मतलब कमर्शियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स हैं जिन मुनाफा तो हो सकता है, गेहूं से भी हो सकता है। कमर्शियल क्रॉप्स, मार्केट वगैरह में कमर्शियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं, वाणिज्यिक फसलें वो फसलें होती हैं जिनको उगाया ही बेचने के लिए जाता है। तो इसके अंदर लिख लो कमर्शियल क्रॉप्स आर दोज क्रॉप्स, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, सिर्फ टू द पॉइंट चीजें लिखो। ग्रोन फॉर द प्रोडक्शन, दे आर प्रोड्यूस्ड फॉर सेलिंग, बस दैट्स इट। Commercial crops are those crops that are grown for selling in the market, यानी कि मार्केट में बेचने के लिए इन क्रॉप्स को उगाया जाता है। इनको हम क्या कहते हैं? कमर्शियल क्रॉप्स। क्लियर? अब मैं आपसे अगर पूछूं वाणिज्यिक फसलें यानी कि कमर्शियल क्रॉप्स के एग्जाम्पल बता सकता है कोई? कहाँ ओपीएम पे मतलब पहले सिंपल रखते हैं। वाणिज्यिक फसलों में अगर बात की जाए तो सबसे सिंपल मैं लेता हूं शुगर केन। देखो मैं ऑलवेज वीट का एग्जांपल ले सकता हूं, लेकिन वीट जो है ना वो सब्सिस्टेंस क्रॉप भी है, यानी कि हम उसे खाते भी हैं, मतलब जरूरी नहीं कि जो उसे उगाते हैं सिर्फ और सिर्फ बेचने के लिए।
आमतौर पे जो गन्ना होता है, ऐसा तो नहीं कि भाई गन्ने की रोटी बना रहे हैं, गन्ने की सब्जी बना रहे हैं, गन्ने का कुछ बना रहे हैं। गन्ने को उगाया जाता है उसका गुड़ बना के बेचने के लिए, या फिर गन्ने मतलब प्रॉपर कमर्शियल क्रॉप से पहले उनका नाम ले रहा हूँ। सबसे पहले हो गया हमारा शुगर केन, शुगर केन के बाद हाँ मक्का भी बोल सकते हैं, मक्का मेज, मेज बोलते हैं मक्का को। शुगर केन यानी कि गन्ना, फिर मेज यानी कि मक्का। इसके अलावा क्या चीज? स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, ये मतलब ऐसी कोई क्रॉप नहीं है प्रॉपर स्वीट पोटैटो बहुत बड़ी जमीन पर उगी जाती है, वो अपने आप ही मतलब एक तरीके से उग जाती है, बस उसके थोड़े से सीड्स है। क्या चीज? हाँ इंडिगो बोल सकते हैं। फिर इसमें वीट भी आ सकता है, मतलब बाकी क्रॉप्स भी आ सकती हैं। तो ये वीट और राइस भी, अब तो कमर्शियल क्रॉप में हम लोग वीट और राइस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्या होगी? कमर्शियल क्रॉप। बस इतना है। हाँ तो लिख तो दिया मैंने। देखो जिस तरीके से मैंने वीट और राइस को ऐड किया ना, तो उसी हिसाब से बाजरा को भी ऐड किया। लेकिन अगर देखो एक चीज का आपको ध्यान रखना है, कमर्शियल क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको बेचने के लिए ही ग्रो किया जाता है। तो आमतौर पर ना कोशिश ये करो कि उन क्रॉप से देखो जो ज्यादातर बेचने के लिए इस्तेमाल होती हैं और कमतर खाने के लिए, तो उस हिसाब से चूज कर लेना। अप टू दिस इज क्लियर? इंडिगो अब भी होता है लेकिन उतना प्रोडक्शन नहीं होता। वो नील जो होता है ना, कि जैसे आपने वो कौन से वो देखिए उजाला करके एक आता है, एक उजाला आता है और एक और आता है, नाम भूल गया। हाँ वो नीले वाले, तो वही नीली तो होती है, वो इंडिगो ही तो होता है, लेकिन वो काफी अलग अलग एरियाज होते हैं जहाँ पे ज्यादा प्रोडक्शन होती है, वहीं पे नील ग्रो करते हैं। मतलब 100% नहीं है, ज्यादातर मतलब इनका हिस्सा बेचने के लिए होता है। टी भी तो इसमें आ सकते हैं, मतलब आप जो कह रहे हैं यूज हम करेंगे किस वे में, तो फार्मर यूज करेगा किस वे में? टी तो आएगा इसमें, टी और एक सेकेंड, इन्होंने एक पॉइंट बहुत सही बोला है, इसमें टी और कॉफी का भी एग्जांपल जरूर ऐड कर देना। टी होगी, कॉफी होगी, और इसके अलावा कोकोनट हो गया। देखो नंबर अगर ये मतलब है ऐसे तो सीधा प्रोसेसिंग के लिए जाएंगे। हाँ ये समझ लो, काइंड ऑफ, हाँ यही समझ सकते हो, बेचने के लिए, ये प्रोसेसिंग के लिए जा सकते हैं। हाँ ये समझ लो, ये अच्छा है एग्जांपल। अप टू दिस इज क्लियर? अब इसके बाद आती है हमारी सबसिस्टेंस क्रॉप्स। अब आप पूछोगे सर ये सबसिस्टेंस क्रॉप्स क्या होती हैं? क्या बोलते हैं ना, सबसिस्टेंस क्रॉप। सबसिस्टेंस क्रॉप से आप क्या समझते हैं? खाने के लिए और बेचने के लिए दोनों में सब्सिडी लगती है। सब्सिडी क्या होती है बताओ? सब्सिडी देखो सबसिस्टेंस क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जिनको उगाया अपने पर्सनल यूज के लिए जाता है, जिसको हम रॉ फॉर्म में यूज कर सकते हैं। रॉ फॉर्म में यूज कर सकते हैं, मतलब अपने लिए उगाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपका एक गार्डन है, उसमें आपने टमाटर उगाए, उसमें आपने वीट उगाया है, राइस उगाया। वीट राइस तो खैर इतना नहीं होगा, लेकिन अपने खुद पर्सनल यूज के लिए जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस क्रॉप्स। हाँ इंडिविजुअल कंजम्पशन। फॉर एग्जांपल इसके लिए हो सकता है टोमेटो, पोटैटो। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको एक बात, हाँ थोड़ा सा ओवरलैप है, बस इतना ध्यान रखना। चीनी जो होगा वो तो ऑब्वियसली बात है कमर्शियल क्रॉप हो जाएगी ना, और चीनी कोई क्रॉप थोड़ी ना है। चिली, अच्छा मिर्ची, हाँ। लेकिन वैसे मिर्ची वगैरह जो होती है ना, ये आमतौर पे कमर्शियल क्रॉप ही हो जाती है। ऐसा तो नहीं कि भाई 10 किलो चिली घर में उगाइए फिर उसको चिली की सब्जी बनाइए, थोड़ा हो सकता है। मतलब देखो एक बात है कि कमर्शियल क्रॉप और सब्सिस्टेंस क्रॉप थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे ओवरलैप है।
जरूरी नहीं कि जो कमर्शियल क्रॉप हो वो सब्सिस्टेंस क्रॉप नहीं हो सकती, या जो सब्सिस्टेंस है वो कमर्शियल नहीं हो सकती, थोड़ा सा ओवरलैप है बस। मेजर एग्जाम में ना तो आपके ना 4 ऑप्शन दिखेंगे, आपको ना वो ऑप्शन पकड़ना है जो कमर्शियल क्रॉप, जैसे अगर पूछेगा बताओ इनमें से कमर्शियल क्रॉप कौन सी नहीं है, अगर पूछेगा कमर्शियल क्रॉप कौन सी नहीं है तो आप ये समझ लो कि जो एकदम इंटेंसिव सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए ही उपयोगी, यानी कि जो सब्सिस्टेंस क्रॉप होगी उसको एलिमिनेट कर दो। थोड़ा सा मतलब मोस्ट एप्रोप्रिएट क्वेश्चन। यहीं पे पहुंचना है। अप टू दिस इज क्लियर। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है, क्या एग्जांपल दिया आपने? टोमेटो हो गया, पोटैटो हो गया, व्हीट, राइस, मतलब खुद के प्रोडक्शन के लिए। टोबैको किस में आएगा? टोबैको तो कमर्शियल, कौन थोड़ा मतलब तंबाकू उगा रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। अब एक चीज पे ध्यान दीजिए, अब एक चीज, अब इधर एक चीज पे आपको ध्यान देना है, आपको बुला यस सर। अब आपको एक चीज पे ध्यान ये देना है कि ये जो हमारी जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होगी, कमर्शियल क्रॉप्स होगी, हमारी सब्सिस्टेंस क्रॉप्स होगी, अब इसके अलावा कुछ टाइप ऑफ क्रॉप्स होती हैं जिनको हम प्रॉपर क्लासिफिकेशन देते हैं विद रेस्पेक्ट टू द सीजन्स। ये जो क्लासिफिकेशन मैंने बताया था, कमर्शियल क्रॉप, सब्सिस्टेंस क्रॉप, ये किसके बेसिस पे बताया था? ये मैंने बेसिस बताया था विद रेस्पेक्ट टू द इकोनॉमिकल यूज। लेकिन अगर हम जैसे कहें कि सीजनल वे पे अगर हम क्रॉप्स की क्लासिफाई करें तो ऑन द बेसिस ऑफ सीजन हम 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। समर, विंटर, ऑटम। ठंडी, बरसात और क्लासिफाई तो हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। जो रेनी सीजन में जो होती है उसे हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप। जो रेनी सीजन में क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनको क्या बोलते हैं हम लोग? खरीफ क्रॉप। खारिफ है खरीफ। रबी क्रॉप क्या होती है? जो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं। और जैद मतलब इसे आप समर क्रॉप ही बोल सकते हैं। आप जैसे कभी गांव वगैरह में जाओगे तो जैसे गांव में जाते हैं ना तो नाना नानी के, तो फिर आप जैसे तरबूजा और खरबूज वगैरह ये सब जो चीज़ें होती हैं ये मतलब कुछ महीनों के लिए, ऐसा नहीं कि वो तो मतलब 12 महीने दिखती है, बस 1-2 महीने गर्मी का वो जो टाइम होता है ना उसी टाइम मिलता है। ठीक है, तो 3 तरीके के हमारे क्लासिफिकेशन था। फर्स्ट इज कॉल्ड खरीफ क्रॉप, सेकंड इज कॉल्ड रबी क्रॉप, थर्ड इज कॉल्ड जेड। ZAID जेड। अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बताता हूं। अब ये जो मैंने क्लासिफिकेशन बताया, खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप, जैद, अब ये नाम आपको थोड़े अजीब से लग रहे होंगे, खारिफ, राबी, जैद। जस्ट तो ये नामकरण किया किसने था? कौन से पंडित जी आए थे? मतलब थोड़ा सा फैक्ट है, एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। बेसिकली क्या था, ये जो भी नाम थे ना ये हमने कहाँ से चुराए थे? मतलब जो अरेबियन मतलब मुगलों के टाइम पे जब सारा का सारा उन्हीं का रूल था, उन्होंने अपने हिसाब से नाम रखने स्टार्ट कर दिए थे हर एक सीजन वगैरह के। तो अरेबियन जो इन्फ्लुएंस था, अरेबिया जो अरब व्यापारी जो होते थे ना वो इस तरीके से नाम लेते थे, खरीफ, राबी, जैद, तो उन्होंने इस तरीके से नाम दिया था। सिंपल बस इतना समझो, खरीफ क्रॉप वो क्रॉप्स होती हैं जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, राबी क्रॉप वो क्रॉप होती हैं जो विंटर सीजन में उगाई जाती हैं, और जैद क्रॉप समर सीजन में। ये 3 हमारे मुख्यतः सीजन होते हैं। अब इसमें आता है कि इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। ठीक है,
अब इसमें आता है हमारे इसके एग्जाम्पल क्या है। खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल बता सकता है कोई? खरीफ क्रॉप में हम बोल सकते हैं राइस या फिर पैडी। एक ही चीज है वैसे, ज्यादा अंतर नहीं है। राइस, पैडी, इसके अलावा अरे एक तो होता है चावल। चावल जो होता है ना, उसका दाना खुला होता है, उसको उगाओ, मतलब उसको मतलब बनाओ, तुरंत यूज कर सकते हैं। ठीक है, कभी आपने ऐसा होता है ना, जौ सुना है? जौ, जौ वो क्या होता है? चावल ही होता है। अगर उसको बस छिलका अगर उतारो तो चावल ही निकलेगा। तो मतलब धान उसको एक टर्म धान बोलते हैं, जैसे जौ बोलते हैं, धान बोलते हैं। ठीक है, तो क्या चीज? हाँ जो भी है, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है, तो ये हो गया हमारा राइस और पैडी। इसके अलावा राइस, हिंदी में लिख दूं? जैद, ZAID। अरे बच्चों का नाम नहीं सुना? जैसे कुछ बच्चे का नाम होता है मोहम्मद जैद, वो वाला जैद है, बस उतना ही समझना है। नहीं मतलब है तो है, क्या करें? इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस है, मतलब वहां का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस है, इसलिए नाम रखा है। ठीक है, तो खरीफ क्रॉप, बस इतना ध्यान रखना है वो कौन सी क्रॉप्स होती हैं जो रेनी सीजन में उगाई जाती है। अब थोड़ा एक चीज का ध्यान रखो, अब जैसे एग्जांपल में याद कराने के लिए एक तो बहुत स्ट्रैटेजी बताता हूँ, बहुत बढ़िया। खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं जो रेनी सीजन में उगाई जाती है। रेनी सीजन में क्या होता है? बारिश होती है। बारिश मतलब पानी की जिनको ज्यादा जरूरत होती है, उन क्रॉप्स को हम लोग खरीफ क्रॉप्स में उगाते हैं, मतलब खरीफ सीजन में उगाते हैं। तो चावल को जरूरत होती है, चावल के अलावा और किसको जरूरत होती है? कॉटन को, एक सेकेंड, इसके अलावा क्या बोला आपने? सर कॉटन मेड़ों में से निकलता है, मेरे पास बता रहे हैं, उससे जैकेट मिल जाती है। तो हमारा हो गया राइस। अब देखो बहुत सिंपल बता रहा हूँ, एक बार जो बता रहा हूँ बस इसको थोड़ा ध्यान दे लो, फिर कभी नहीं भूलोगे। राइस मतलब चावल। चावल को उगाने के लिए ऑब्वियसली बात है पानी बहुत ज्यादा चलता है। अब क्योंकि इसका भी एक सीधा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स सपोज अब एक फंडा होता है ना कि कभी आपका बारिश में पानी, मोबाइल या पानी में गिर जाए गलती से, तो उसको सुखाने का, वरना मोबाइल तो खराब हो ही जाएगा, पानी अगर चला गया तो उसको मोबाइल को उठाओ, चावल का जो डब्बा है उसमें अंदर करके रख दो, 1 घंटे में 2 घंटे में जो भी पानी होगा चावल अपने आप सोख लेगा। क्यों? क्योंकि राइस जो है ना वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, पानी बहुत चाहिए उसको, और सूखे चावल रखोगे तो उसको वो भी पानी सोखता है। अभी आपने नोटिस किया, कभी आप चावल वगैरह खाओगे ना तो आपको गैस बहुत ज्यादा बनती है, मतलब इन जनरल है कि अगर आप चावल वगैरह खाओगे तो गैस बहुत ज्यादा बनती है। गैस बहुत ज्यादा क्यों बनती है? गैस, नॉर्मल गैस बनने का कारण ये होता है जो हमारे पेट में, जो हमारी बॉडी में पानी की कमी होती है ना, तब जाके हमें नॉर्मल ये गैस वाली जो एसिडिटी, ये दिक्कत होती है। चावल खाने से क्या होता है, चावल जो होते हैं ना हमारे पेट में जाते हैं, वो पानी को खींचते हैं। हमारी ऑब्वियसली बात है चावल उसको तो पानी चाहिए, जब तक वो पूरा डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमारी बॉडी से वो पानी खींचना स्टार्ट कर देगा। बॉडी से पानी खींचेगा तो और ज़्यादा हमें, जैसे कहते हैं, और ज़्यादा डिहाइड्रेशन की दिक्कत होगी, और डिहाइड्रेशन की दिक्कत होती है तब ये गैस वगैरह की दिक्कत होती है। इसीलिए आमतौर पर बोला जाता है कि चावल को ना कभी भी अकेले नहीं खाना चाहिए, चावल को हमेशा रोटी के साथ खाना चाहिए। क्या होता है कि आप पूछोगे सर इधर बंगाल में, उड़ीसा में, इधर साइड में तो लोग चावल ही खाते हैं, रोटी चावल, दही चूड़ा, इस तरीके से। अब होता क्या है ना, वहाँ पर ना वीट वगैरह जो होते हैं ना, वीट राइस के कंपेयर में थोड़ी महंगी होती है। वीट क्या होता है, राइस के कंपेयर में थोड़ी महंगी होती है, और वो लोग इतने ज़्यादा समर्थ नहीं होते, कि उतना पैसा नहीं होता उनके पास कि वो वीट भी खाए। इसलिए आमतौर पर इधर साइड में जाओगे तो चावल कम ही खाते हैं। आप इधर जाओ गुजरात साइड में, राजस्थान साइड में, यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो खरीद नहीं सकते, वो खाते नहीं है भाई, कहते हैं कि भाई हमें तो चावल रोटी वगैरह ज़्यादा आदत भी होता है थोड़ा सा, मतलब वीट और राइस अपने एरिया में जो पाया जाता है उससे ज़्यादा कर लेते हैं। हाँ ये कह सकते हैं। इसके बाद हमारा हो गया ग्राउंडनट। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। अब एक पॉइंट बताओ, राइस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? अभी इसी के साथ याद रख लो, राइस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है?
राइस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है हमारा वेस्ट बंगाल में। हाँ वेस्ट बंगाल में। राइस का प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा है, और एरिया पूछा जाए, एरिया सबसे ज्यादा कहाँ पे? एरिया भी वेस्ट बंगाल में है और प्रोडक्शन भी सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल। अगर मैं आपसे पूछूं कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? कॉटन मतलब उड़ीसा में? कब से कॉटन आ गया? नहीं मतलब थोड़ा गलत है इसलिए बता रहा हूँ। कॉटन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? कॉटन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है गुजरात और महाराष्ट्र में। मतलब कभी गुजरात चला जाता है, कभी महाराष्ट्र चला जाता है, इसलिए बस थोड़ा सा याद रखो। फिर आता है हमारा ग्राउंडनट। ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। मूंगफली जो होती है उसका प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? गुजरात में। एक और लास्ट, तंबाकू का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश। गुजरात में। तंबाकू जो थे ना, जो पोर्तुगीज जो कहते हैं ना, पुर्तगाली जो आए थे, उन्होंने पहली बार पुर्तगालियों ने तंबाकू का जो खेत वगैरह लगाए थे गुजरात में, तो वहीं पे ज्यादा प्रोडक्शन होता था। फिर इसके बाद हमारा आ जाता है बाजरा। बाजरा को भी बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। अब जैसे चावल होता है ना, वैसे बाजरा भी होता है। जैसे अभी दिवाली गई थी तो एक त्योहार आता है, एक जैसे कहते हैं कि गोवर्धन पूजा। थोड़ा सा अगर आप इधर साइड मथुरा साइड के रीजन के होंगे तो आपको थोड़ा इसका आइडिया होगा कि उसमें बाजरे का, चावल का, ये सब चीजें बनाई जाती है। बाजरा जो होता है ना, वो पर्ल मिलेट बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं उसे पर्ल मिलेट। बाजरा मिलेट होता है। अब बाजरा भी होना चावल की तरह ही होता है। उसको आप खाओगे तो वो भी एक तरीके से पानी बहुत जल्दी सोखता है, तो चावल की तरह ही होता है। ठीक है, तो बाजरा हो गया। और फिर हो गया हमारा सोय। क्या हो गया? सोय। ये है हमारी खारिफ क्रॉप। इसको याद रख लेना, गलती मत करना। जाते आप देखो बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं। कॉटन है ना, कॉटन सर, ये कॉटन जो है सर, ये तो ठंडियों में उगाई जाती होगी, सर्दियों में उगाई जाती होगी। कंफ्यूज नहीं होना, कॉटन क्या है? एक खारिफ क्रॉप है। ग्राउंडनट, मूंगफली, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सर। ग्राउंडनट है सर, ये तो ठंडियों, क्योंकि आमतौर पर ना मूंगफली को हम लोग सर्दियों में खाते हैं नॉर्मली। तो हम सोचते हैं कि सर राबी क्रॉप होगी सर्दी वाली, नहीं, ये खारिफ क्रॉप है। कॉटन का भी ध्यान रखना बस ये। हाँ, और बाजरा भी हम सर्दियों में खाते हैं, लेकिन है क्या वो? खारिफ क्रॉप। अप टू दिस इज क्लियर? कोई डाउट? अब आ जाते हैं हम लोग विंटर क्रॉप्स की तरफ। अगर विंटर क्रॉप्स की बात की जाए तो इसका बता सकते हैं एग्जांपल क्या होगा? जो भी हम लोग गेहूं खाते हैं, जो गेहूं खाते हैं उसका प्रोडक्शन कब होता है? विंटर। उसका प्रोडक्शन कब होता है? उसका प्रोडक्शन होता है विंटर सीजन में। हाँ, अभी अब विंटर सीजन स्टार्ट होना, तो अब गेहूं लगे, धान तो काट दिया, अब गेहूं लगे। इस वीट समझ में आ गया? वीट के बाद आता है हमारा बार्ले। क्या आता है हमारा? बार्ले। अब एक और बात आपको ध्यान देनी है, अब ये जो विंटर क्रॉप्स होते हैं इनको पानी की बहुत ज्यादा आवश्यकता, मतलब थोड़ा बहुत तो मिनिमम तो चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं। तभी आपने नोटिस किया होगा सर्दियों में कभी कभी बारिश हो जाती है। वो विंटर क्या होता है ना कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो आता है, नॉर्दर्न जो रीजन है वहां पे ज्यादा बारिश होती है, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, पंजाब साइड में, और मतलब एकदम से बारिश हुई। उसकी वजह से क्या होता है ना कि आपने सुना होगा कि गेहूं की फसलें खराब होगी। क्यों होगी? क्योंकि इनको पानी उतना चाहिए नहीं, लेकिन जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से बारिश होती है तो खराब हो जाती है। तो वीट हो गया, बार्ले हो गया, और इसके बाद हो गया हमारा वीट हो गया, बार्ले हो गया, फिर हो गया हमारा ग्राम। ग्राम मतलब बार्ले, मतलब आप इसको ऐसे समझो कि नहीं, बाजरा तो नहीं है, बाजरा नहीं है, बार्ले अलग होता है। मतलब बेसिकली क्या होता है, इसको हिंदी में नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। एक ऐसे आप गांव में गए होगे तो आपने एक देखा होगा, एक इस तरीके से अलग अलग वो फूल की तरह होता है, एक मतलब पत्ती की तरह कुछ होता है, आपने नोटिस किया होगा, उसको बार्ले कहते हैं। इतना याद रखो, बार्ले हम लोग नहीं खाते, जानवर खाते हैं। मतलब जानवरों के चारे के लिए इस्तेमाल होता है बार्ले का, बस इतना समझ लो। सर जो ग्रीन ग्रीन होता है उसमें भूसा तो वो घास वगैरह होगी ना, बार्ले अलग चीज होती है। जैसे वो आपने वो सुना होगा, देखा होगा ना कि वो हाथ में सानी वगैरह कुछ ऐसे करके बनाते हैं, तो उसमें बार्ले का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वीट हो गया, बार्ले हो गया, ग्राम हो गया, और फिर उसके बाद हो गया हमारा मस्टर्ड। जौ तो पैडी होगी ना। अच्छा हाँ सॉरी, बार्ले को क्या कहते हैं? जौ। अच्छा, जौ में कंफ्यूज हो गया था, इसको जौ बोलते हैं, और पैडी को क्या बोलते हैं? पैडी का चेक करना। जो तो इंसान भी खाता है।
शायद मेरा कंफ्यूज मैंने कंफ्यूज हो गया हूँ। पैडी को बोलते हैं धान, पैडी को बोलते हैं धान, बार्ले को बोलते हैं जौ। बस इतना कंफ्यूज, ठीक है। ये हो गया हमारा खारिफ क्रॉप, समझ में आ गया, राबी क्रॉप समझ में आ गया। अब आ जाते हैं हम लोग जैद क्रॉप की तरफ। जैद क्रॉप्स क्या होती हैं? जैद क्रॉप्स वो क्रॉप्स होती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि इनको कोई प्रॉपर तरीके से ग्रो किया जाता है, मतलब जो होती है ना कि समर में जब हमने राबी क्रॉप्स ग्रो कर लिए, थोड़ा सा समर का टाइम होता है ना, तो हम इनको एज अ मतलब एक तरीके से ग्रो कर लेते हैं, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती। और इसका आप एग्जांपल समझिए, जैद क्रॉप का एग्जांपल क्या हो सकता है? कुकुम्बर सुना है आपने? कुकुम्बर यानी कि खीरा हो गया। जैसे आप सुनोगे कि गर्मियों में खीरा बहुत होता है, मतलब ऑटन, हाँ उसी जैद क्रॉप ऑटन में ही होती है, ठीक है। हाँ ठीक है, कुकुम्बर खीरा हो गया। इसके बाद हमारा हो गया मेलन। मेलन मतलब तरबूज, खरबूज। मेलन मतलब खरबूज, और फिर तरबूज होते हैं हमारा वाटरमेलन। एक और खास बात होती है, कभी आप ना गर्मी हो ना, ऐसा बोला जाता है कि जैसे अगर गर्मियों में कभी बाहर जा रहे हो तो ऐसा बोला जाता है बाहर जाने से पहले अगर आप तरबूज खा के जाओगे तो आपको ना डिहाइड्रेशन की दिक्कत नहीं होगी, ऐसा बोला जाता है, वरना ज़्यादा आपको गर्मी की दिक्कत होगी नहीं। क्यों? क्या होता है गर्मी में, क्या होता है कि वो हमारी बॉडी से एक तरीके से पानी को खींचता है, गर्मी जो होती है। लेकिन वाटरमेलन खाओगे तो वाटरमेलन पानी बहुत उसमें होता है, पानी का कंटेंट बहुत होता है। कभी आपने काट लोगे तो एकदम पूरा पानी पानी फैल जाता है, ठीक है, मतलब काफ़ी पानी का होता है, ठीक है। तो वाटरमेलन क्या होता है, वो वाली दिक्कत, वो चीज़ होती है। अप टू दिस इज क्लियर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, आप डाउट, बच्चे नोट डाउन करें, आप पूछो। मम्मी ने मुझे कुछ पहले तक ना वाटरमेलन गर्मी में क्या रहता है, मैं अक्सर उन्हें यही बताया कि ज़्यादा पानी इसमें नहीं चाहिए होता है ना, जैसे बाकी सर साइंटिफिकली बड़ा अजीब नहीं हो गया कि पानी भी नहीं चाहिए ज़्यादा, पर उसे पानी बहुत होता है, कहाँ से आ रहा है इतना पानी? देखो मतलब कैसे अगर उसको पानी ज़्यादा दे नहीं रहे, पानी कहाँ से आ रहा है? देखो मेलन और वाटरमेलन क्या है कि वाटर कंटेंट जो होता है ना, ये जो पानी है ना, मतलब ये क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स नहीं होती अपने आप पानी सोखती है, अपने आप चाहिए तो उसमें भी जगह देगा ना वो, मतलब उसको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पानी तो चाहिए ना, ऐसा नहीं कि कम देगा। ऑब्वियसली बात है, बिना पर्टिकुलर अमाउंट के तो ग्रो ही नहीं कर सकती, ऐसा ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन बाकी मतलब क्रॉप्स के अगर लेके हम पेड़ से जाते हैं उनके हिसाब से उतना नहीं चाहिए, हाँ उतना नहीं चाहिए, हाँ लेकिन एक उसकी अपनी रिक्वायरमेंट तो है। हाँ हाँ, वो तो ऑब्वियसली बात, बिना उसके ग्रो ही नहीं कर पाएगा। सर सीपी जटा से पानी आ रहा है, क्या चीज़? जो गंगा जी आती है सीपी जटा से साथ आती है, ऐसा माना गया है, कहा जाता है। हाँ वहाँ से आते हैं ना, कैलाश पर्वत से आते हैं ना सब, तभी तो वो होता है। गंगा कैलाश पर्वत से कहाँ आती है? गंगोत्री से आती है भैया, गंगोत्री से आती है। उत्तराखंड में, यमुनोत्री है। उत्तराखंड में ग्लेशियर, उत्तराखंड में ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ से निकलती है गंगा। सर जो माना गया तो, लेकिन वो तो कैलाश पर्वत से आते हैं तो भागीरथी अलकनंदा तो मिलती है यहाँ पे गंगोत्री पास से, वो आगे जाके मिल जाती है सर। हाँ आगे वो एक, क्या नाम है भागीरथी अलकनंदा तो आप मिलती है। ओके, अप टू दिस इज क्लियर। अब देखो एक बात ध्यान दो, अब इन्होंने फार्मर्स वगैरह हैं, 3 तरीके की क्रॉप्स होती हैं, कमर्शियल क्रॉप्स होगी, सबसिस्टेंस क्रॉप होगी, वो ग्रो कर ली। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन क्रॉप्स होगी, वो भी हमने देख ली कि खारिफ क्रॉप कौन सी है, राबी क्रॉप कौन सी है, जैद क्रॉप कौन सी है। अब हम जैसे जो भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं फार्मर्स, अब इनके साथ दिक्कत ये होती है कि अगर जो फार्मर्स होते हैं, लेट्स सपोज इन्होंने एक क्रॉप ग्रो करी, लेट्स सपोज इन्होंने क्रॉप ग्रो करी वीट, मान लेते हैं, जैसे अभी समझ लेते हैं इन्होंने गेहूँ बोया। अब गेहूँ जो इन्होंने प्रोड्यूस किया था, जो गेहूँ वगैरह होता है मार्केट में ना, गेहूँ की जो है ना डिमांड कम हो गई मार्केट में। अब लोग गेहूँ खा ही नहीं थे, जस्ट एक मैं ऐसी, हाँ मतलब एक, ठीक है मान लेते हैं, मतलब गेहूँ की उतनी डिमांड नहीं रही, तो गेहूँ की ज़्यादा डिमांड नहीं होगी तो क्या होगा, प्राइस गिर जाएगा। अब एक बात ध्यान दो, लेट्स सपोज अब जो किसान ने जो गेहूँ उगाया था, अब किसान का कोई ऐसा तो है नहीं कि मंथली इनकम आ रही है, मंथली इनकम वाला हिसाब नहीं होता है किसान का हिसाब होता है कि उसने
सीजन में कोई क्रॉप ग्रो करी है, उसको वो बेच के आएगा, उसके बाद जितना पैसा आएगा मतलब 6 महीने का इकट्ठा ही आ जाता है, मान लीजिए ऐसा होता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर उसने जितना पैसा लगाया था गेहूं को उगाने में, जितना पैसा गेहूं को उगाने में लगाया था, और जब वो वीट की यानी कि गेहूं की जो क्या बोलते हैं मांग है वो गिर गई, तो जितना लागत लगाई थी उतनी भी नहीं मिल रही, ये वाला केस भी होता है। तो इस मतलब जितना लगाया उतना भी नहीं मिला, प्रॉफिट तो बहुत दूर की बात है, लॉस ही हो रहा है, यानी कि एक तरीके से नुकसान हो रहा है, यानी कि वो तो फिर एक तरीके से ये हो गया ना। अब इस दिक्कत को दूर करने के लिए वो क्या करता था, जमींदारों से लोन लेता था, मनी लेंडर जिन्हें कहते हैं, मनी लेंडर से लोन लेगा। अब मनी लेंडर आमतौर पे ऐसा होता था कि वो इंटरेस्ट बहुत चार्ज करते थे, पैसा चाहिए तो ले, जितना पैसा चाहिए, जैसे आजकल के टाइम में होता है ना पेडे लोन वाला हिसाब, कि आजकल ऐप आती है ना कि 5,000 तक का लोन, 5,000 की स्लाइस, ये सब 5,000 का लोन चाहिए आप ले लो, वही मनी लेंडर वाला हिसाब, वो दे तो देंगे लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कितना इंटरेस्ट चार्ज करें, कितने दिन पे चार्ज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मतलब कमीशन तो फिर भी दूर की बात है, वो इंटरेस्ट बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। तो वैसे ही जमींदारों वाला हिसाब होता था, जमींदार भी ऐसे इंटरेस्ट बहुत चार्ज करते थे, वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते थे, उनकी जमीन चली जाती थी। इससे क्या होता था, फार्मर्स जो होते थे ना वो सोचते थे कि नहीं हमें ये क्रॉप ही ग्रो नहीं करनी। एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं, अभी मैं उस पॉइंट आता हूँ, उसको कहते हैं हम लोग ग्रीन रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति। आपको पता होगा जब हम आज़ाद हुए थे तो हमारी जो ओवरऑल जीडीपी थी वो पूरी वर्ल्ड का 1% के आसपास ही उसका हिस्सा था। एग्रीकल्चर सेक्टर पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका था, इंडस्ट्री कोई थी नहीं, सर्विस सेक्टर तो दूर दूर तक नहीं था। तो इस तरीके से था, और एग्रीकल्चर सेक्टर भी जो था भी तो बहुत ही पिछड़ा था, कोई ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुई थी, और इवन लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा कि कितना व्यक्ति जी पाएगा। जैसे आज के समय में, अभी के समय बता रहा हूँ कि अगर एक व्यक्ति एवरेज, मैं ये नहीं कह रहा एक्सीडेंट में मर गया तो अलग बात है, मतलब व्यक्ति जितना जिएगा वो 67 ईयर्स है नॉर्मल, नहीं मतलब अब एग्जैक्ट बता रहा हूँ मैं, एनएफएचएस की रिपोर्ट के अनुसार, द नंबर इज 67। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की कितनी है, तो इट इज 67.9 एग्जैक्ट। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, हाँ इंडिया का ही है। सर लेकिन ये बात तो इतनी ग्रोथ हुई, इतनी चीजें बेकार भी होते जा रही हैं लोगों को लिए। देखो ग्रोथ हुई है, अब इसको भी ग्रोथ में ना बायस्ड ग्रोथ बोलूँगा मैं। बायस्ड ग्रोथ का मतलब है कि एक सेक्शन जो है बहुत अमीर हो गया और एक सेक्शन है वो उस हिसाब, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गरीब हो गया, मतलब उस हिसाब से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई। जो पहले थे वही सिचुएशन अब भी वही है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। हाँ ये टेक्नोलॉजी वगैरह का थोड़ा सा इंक्लूजन हो गया, चीज़ों को थोड़ा सा और जानकारी होगी, वो तो पहले भी हो जाता, कोई से कोई बड़ी बात नहीं थी। अब थोड़ी सी जानकारी हो, लेकिन बीमारी को ज़्यादा इरेडिकेट कर पा रहे हैं, वो एक रीज़न है सबसे बड़ा। ठीक है, तो ये ग्रीन रिवोल्यूशन से समझते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ जब आज़ादी के समय। राइस और व्हीट के बारे में तो बताया, लेकिन पल्स कौन सा फसल है इसके बारे में नहीं बताया। पल्स हुआ किस चीज़ के ऊपर बात कर रहा है? दाल वगैरह, ये तो मेनली गर्मी के दिनों में उगाया जाता है, ये रबी जैद फसल में आते हैं या नहीं? ये अरे सॉरी एक पॉइंट और है, नहीं पल्सेस देखो, ग्राम तो है, चना तो है वो राबी क्रॉप है, लेकिन पल्सेस जैद क्रॉप के अंदर आते हैं। सही पॉइंट बोला आपने, पल्सेस जो होती हैं वो जैद के अंदर पल्सेस और लिख देना, क्योंकि ये मतलब गर्मियों में ही उगाई जाती हैं। बिल्कुल सही पॉइंट बोला इन्होंने। एक्चुअली क्या है ना, लिस्ट थोड़ी बड़ी है, जितना आप पढ़ते जाओगे उतनी ज़्यादा बड़ी होती जाएगी, लेकिन जितना मैंने लिखवा दिया ना उतना ही कर लेंगे, बिकॉज एग्जाम में इससे बाहर नहीं पूछ रहा है। एग्जाम जैसे आप अगर एसएससी का एग्जाम निकालोगे तो वही सेम ही चीज़ बार बार पूछ रहा है। वो एग्जाम पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खारिफ क्रॉप। कभी कभी ज़्यादा कॉमन जो होता है उसी के बारे में बता देता है। वही जो कॉमन है वही लिखवाया मैंने। जैसे वो ऐसे पूछ लेगा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खारिफ क्रॉप, तो ऑप्शन में दे देगा राबी कॉटन, ग्राउंडनट, जूट, मेज, इस हिसाब से। अब ज़्यादातर हम कॉटन पे कंफ्यूज जाते हैं, भी कॉटन मतलब सर्दियों में उगाया जाता है, नहीं, कॉटन खारिफ क्रॉप है। ठीक है, अब तो दिस इज क्लियर। ठीक है, अब ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है? देखो हुआ क्या था, एग्रीकल्चर में क्या होता है, एग्रीकल्चर हमारा सेक्टर ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहा था। अब आपने एक बात सुनी होगी अपने से बड़े बुजुर्गों से, बड़ों से, मतलब कभी सुना होगा कि 1947 1950 के टाइम पे जब हम आज़ाद हुए थे ना, तो हम लोग गेहूँ नहीं खाते थे, मतलब गेहूँ ज़्यादा खाते नहीं थे, और इवन मतलब प्रोडक्शन ही नहीं होता था गेहूँ का।
गेहूं का प्रोडक्शन इंडिया में होता ही नहीं था। क्या खाते थे? बाजरे वगैरह ज़्यादा खाते थे, मिलेट जिसे कहते हैं ना, मक्का बाजरा, जो मिलेट्स वगैरह जो चीज़ें वो ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, वही खाते थे। अब दिक्कत क्या होती थी, मक्के बाजरे वगैरह मिलेट्स वगैरह की, इनको पचाना थोड़ा मुश्किल काम होता था। जैसे आजकल के टाइम में अगर आप मक्का बाजरा ये सब चीज़ खाओ तो मतलब परेशान हो जाओ, खाया नहीं जाएगा, पूरे दिन परेशान रहोगे, पचाया नहीं जाएगा। उस समय लोग खाते थे, वो थोड़ा पचाने में थोड़ा मुश्किल होता था। गेहूं क्या होता है ना, सॉफ्ट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, उसको पचाना बहुत आसान होता है। अब वो क्या होता था कि क्योंकि हम लोग मेज़ वगैरह ये सब जो भी मिलेट्स वगैरह का प्रोडक्शन करते थे, तो वीट वगैरह जो होता है यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होता था। वीट हम मंगाते थे कहाँ से? अमेरिका से। कहाँ से मंगाते थे? मुख्यतः हम अमेरिका से, वैसे अलग देश में मंगाते थे लेकिन मुख्यतः हम अमेरिका से मंगाते थे। अमेरिका जो है ना, हमें जिस क्वालिटी का वीट देता है, सबसे घटिया क्वालिटी का जो वीट है, सबसे घटिया क्वालिटी गेहूं का दाना, मतलब थोड़ा लाल लाल कलर का था, उस कलर का गेहूं का दाना देता था, वो भी महंगे दाम पे। तो उस हिसाब से था। तो भारत सरकार ने उस समय एक निर्णय लिया लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पे। किसके टाइम पे? लाल बहादुर, मतलब अभी के टाइम में अगर देखा जाए ना कि वो कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस किया अपने टाइम पे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, और जिसकी वजह से उनके पास ऑप्शन थे बहुत कुछ करने के, बहुत ज्यादा ऑप्शन थे। तो यानी कि वो जो भी कुछ करेंगे वो एक मील का पत्थर ही साबित होगा, सीधी सी बात है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, कुछ नहीं। क्योंकि जो देश जीरो पे है ना, जीरो से एक टर्म होती है ना, जीरो और इंफिनिटी, जीरो से आप कुछ भी जोड़ोगे तो वो इन्फिनाइट टाइम्स हो जाएगा, सिंपल सी फैक्ट है, जीरो जीरो ही रहेगा। तो ऑब्वियसली बात जो भी उन्होंने किया, लेकिन असली काम जो था, जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम लोग ये अमेरिका पे निर्भर नहीं रहना चाहते, हम अपने देश में खुद ग्रो करेंगे अपने वीट और राइस हम खुद ग्रो करेंगे, बाहर से नहीं लाना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बोला कि हमारा जो मुख्यतः 3 जगह पे, ये पंजाब वाला जो रीजन है, 1960s के टाइम पे पंजाब और हरियाणा एक ही थे, 1966 में अलग कर दिए थे। पंजाब और हरियाणा, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वीट और राइस का प्रोडक्शन को प्रमोट करेंगे। अब इस प्रोडक्शन को, अब ये टाइमलाइन नोट डाउन कर लेना, 1960 से लेके 1966, 1960 से 1966 तक ये ग्रीन रिवोल्यूशन का 2 फेज में हुआ था। पहले फेज 1960 से 66 में चला था। अब इसमें क्या हुआ था, हमें क्या था, हरित क्रांति क्या था, वीट एंड राइस, मेजरली यही 2 क्रॉप्स थी, मेजर जो सबसे ज्यादा क्रॉप्स की गई थी, वीट और राइस। वीट और राइस का हमें प्रोडक्शन बढ़ाना है, वीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ाना है। और इसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, अब देखो अभी उस समय तो एग्रीकल्चर ऐसा है नहीं, ना तो पानी की इरिगेशन की कोई ऐसी फैसिलिटी है। तो हमने क्या किया, पहले अपनी इरिगेशन फैसिलिटीज को मजबूत किया। क्या किया, इरिगेशन यानी कि गांव-गांव तक पंप वगैरह का इस्तेमाल करके पानी वगैरह पहुंचाना, खेतों को पानी पहुंचाना। फिर हम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने क्या किया, HYV सीड्स। HYV सीड्स क्या होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी। अब जैसे हम गेहूं का या चावल के दाने उनका इस्तेमाल करते थे, वो ज़्यादा जल्दी ग्रो नहीं करते थे। हमने बाहर से प्रॉपर किया गया, हमने बाहर से हमने प्रॉपर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को अपनाया, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को अपनाया, जो क्या करते थे, जो जल्दी ग्रो हो जाते थे। इसमें एक नाम आता है सोनारा का। सोनारा जो है वो जापान का था। सोनारा एक वीट की वैरायटी है, मतलब चावल के दाने, हाँ जल्दी, हाई यील्डिंग वैरायटी थे, ज्यादा, इवन जल्दी और ज्यादा। लेट्स सपोज एक एरिया में अगर हमने चावल बोए तो जो प्रोडक्शन थी वो डबल हो जाती, ट्रिपल हो जाती थी। धीरे धीरे करके हमारा जो है पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, यहाँ पे प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, वीट और राइस बहुत ज्यादा ग्रो। इवन आप सोचें इसके, भाई पंजाब हरियाणा, यहाँ पे कौन सा राइस कैसे हो गया, राइस तो उसी जगह पर ना जहाँ पानी जगह है। हमने उस पानी की व्यवस्था को इतना बढ़िया बनाया, वीट राइस हाई यील्डिंग वैरायटीज का इतना इस्तेमाल किया कि यहाँ पर भी वीट और राइस का प्रोडक्शन होने लगा। आज के समय में अगर बात की जाए तो पंजाब हाईएस्ट, जैसे कहते हैं ना, सबसे ज्यादा वीट की और राइस की प्रोडक्टिविटी कहाँ पे है, पंजाब में। प्रोडक्टिविटी समझ रहे आप, क्या प्रोडक्टिविटी से मतलब है, प्रोडक्टिविटी मतलब एक जमीन में, मतलब एक लिमिट जमीन में कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। पंजाब के पास जमीन कम है विद रिस्पेक्ट टू बंगाल, और मतलब उसके अगर कंपेयर किया जाए बंगाल और उत्तर प्रदेश कंपेयर में, लेकिन उस कम जमीन में भी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। इसको हम बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी में अगर नंबर 1 देखा जाए तो पंजाब और हरियाणा है। वीट और राइस के लिए ना? हाँ, वीट और राइस। अच्छा, ये आप 60 और 66 के बीच की बात बताएं। 1960 से 66 तक यह हरित क्रांति चली थी। इसके बाद क्या हो गया, अब इसके बाद है ना, हमने इसका दूसरा फेज भी शुरू किया था 1969 के आसपास। वो तमिलनाडु का वो जो कावेरी नदी है, तमिलनाडु से होके बहती है,
ठीक है। तो उसके आसपास जो है हमने भी वीट और राइस का प्रोडक्शन थोड़ा और वहाँ पे प्रमोट किया था, तो वहाँ पे भी तमिलनाडु में भी अच्छा खासा देखने को मिला था। अभी के टाइम में देखो वीट वगैरह राइस वगैरह का तमिल इधर पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल के अलावा अगर आप कहीं और सबसे ज़्यादा देखोगे ना राइस का प्रोडक्शन, वीट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो आपको एक तमिलनाडु वाले रीजन में दिख जाएगा। उड़ीसा में भी होता होगा फिर तो। नहीं, उड़ीसा में भी होता है, लेकिन प्रॉपर में ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा मतलब उड़ीसा वाले जब चावल ज्यादा खाते हैं। कि ग्रीन रिवोल्यूशन वाइज देखा जाए तो यहाँ पे ज़्यादा होता था। उड़ीसा की देखो दिक्कत होता है क्या, मैं बार बार उड़ीसा का इसलिए नहीं बोल रहा बिकॉज उड़ीसा क्या है ना, वो कोस्टल रीजन है बे ऑफ बंगाल का। क्या वहाँ पर क्या है ना, बहुत ज़्यादा तूफान आते हैं। अगर आप वहाँ पे ग्रो करने की कोशिश करो, एक बार तूफान आएगा सारा का सारा उड़ जाएगा। और तूफान बहुत हाईवी स्पीड, मतलब बहुत तगड़ी स्पीड पे आते हैं, 140 किलोमीटर 150 किलोमीटर की स्पीड पे आते हैं। चावल वगैरह तो बहुत दूर की बात है, वहाँ पे नाव रखी होंगी ना, काफ़ी बड़ी बड़ी नाव, वो उड़ जाती हैं, घर गायब हो जाते हैं इतनी तेज। तो वहाँ पर ना ओवरऑल प्रोडक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए बंगाल वगैरह थोड़ा सेफ हो जाता है। अप टू दिस इज क्लियर, ये ग्रीन रेवोल्यूशन किस तरीके से काम किया था। सर मैं ये कह रहा हूँ, हमने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं किया था, वो बाद में किया था, वो तो बाद में, उस समय तो आया भी नहीं था, जीएम क्रॉप्स तो बाद में आई थी। अरे सोनारा वीट का वैरायटी है ना। हाँ, सोनारा वीट का वैरायटी है, बिल्कुल सही सुना था। हमने हाई यील्डिंग वैरायटी कहाँ से मंगाया था? हाई यील्डिंग वैराइटीज मतलब हमने अलग अलग देशों से मंगाया था, उनमें से एक वैरायटी थी सोनारा, वो वीट की, सोनारा क्या है वीट की वैरायटी थी, वो हमने कहाँ से मंगाई थी, जापान से। देखो जो इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जाएगा एज इट इज, मैं वही लिखवा रहा हूँ। आगे बढ़े। अब आप पूछोगे सर ये भी चीज हो गई थी, ग्रीन रिवोल्यूशन भी हो गया था, लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ ऐसा तो नहीं कि इतना करने से ही वीट और राइस का प्रोडक्शन बढ़ गया था। गवर्नमेंट ने एक और चीज करी थी जिसकी वजह से वीट और राइस का प्रोडक्शन एकदम से ऊपर बढ़ गया था। पानी वगैरह ये सब तो चल ही रहा है, इसे हम कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या बोलते हैं हम लोग इसे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर एमएसपी, न्यूनतम लागत मूल्य। सर ये जो फर्स्ट पीरियड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ये लाल बहादुर शास्त्री क्या उन्होंने ही अपने टाइम में शुरू करवाया था। मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम लागत मूल्य। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेसिकली ये था कि फार्मर्स को हम क्या देते थे, एक एश्योरेंस देते थे। मैंने आपको पहले बताया था ना कि आपने कोई वीट ग्रो करी, उसकी कोई डिमांड नहीं हुई तो क्या हुआ, आपको जितना लागत है वो भी वापस नहीं आई। अब ये बोलते थे हम लोग कि जो कम से कम जो जितना आपने लागत लगाई है उसका थोड़ा सा परसेंट बढ़ा के, उसका मतलब अभी एग्जैक्ट बोलते हैं 50% जितनी लागत लगाई है ना उसका 1.5 टाइम्स, यानी कि 0.5 प्रॉफिट, एटलीस्ट आधा प्रॉफिट तो आपको मिलना ही चाहिए जितना आपने लागत लगाई। लेट्स सपोज आपने पूरे गेहूं में 20,000 रुपये की लागत लगाई है, तो आपको तकरीबन उसका 1.5 गुना कितना हो जाएगा, 20 का 1.5 गुना, 20,000 रुपये आपने लगाए हैं तो उसका 1.5 गुना कितना होगा, 30,000 रुपये। ठीक है, तो आपको 30,000 रुपये वीट पे मिल जाएंगे। अब ये सुनो कैसे होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बस इतना समझ लो कि क्या होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि न्यूनतम लागत मूल्य वो होता है कि दिस इज द अमाउंट दैट यू विल गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट if no one is willing to buy your wheat, if no one is willing to buy or produce। for example आपने गेहूं उगाया, राइस उगाया और कोई आपका गेहूं और राइस खरीदने को तैयार ही नहीं है, कह रहा कि मतलब कोई खरीदने को तैयार नहीं, तो आप क्या गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं, क्योंकि अगर उस पर एमएसपी है, गवर्नमेंट के पास जा सकते हैं कि सर हमें इतना, ये तो कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना जितना भी गेहूं है, जितना भी चावल है हमें दे दो और हम आपको न्यूनतम लागत मूल्य पे आप दे देंगे आपको, जो हमने एमएसपी, इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मतलब एक तरीके एश्योरेंस दिया, और ऑब्वियसली बात है अगर कोई खरीदेगा तो उसको डायरेक्ट बेच सकते हैं, सारा का सारा वो ले सकती है, इसको कहते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
और इसकी वजह से क्या हुआ था, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो था थोड़ा बढ़ गया और ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा आगे बढ़ गया। ठीक है, अब बस इतना ये नोट डाउन कर लो, ग्रीन जो है एमएसपी है वो कौन डिसाइड करता है, एमएसपी CACP कौन डिसाइड करता है, हमारा कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। नेक्स्ट क्लास कब कितने बजे आपकी? 2:30 बजे से। ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस ये क्या करता है, डिसाइड करता है, सॉरी नॉट डिसाइड नहीं करता, कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस करके एक संस्था है, 1964 में इसका गठन हुआ था। कब गठन हुआ था? 1964 में इसका गठन हुआ था, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये क्या करती है ना, ये ना मार्केट को देखती है कि किस क्रॉप को कितना एमएसपी देना है, वो क्या करती है, रिकमेंड करती है। क्या करती है? रिकमेंड मतलब एक तरीके बता रही कि इस क्रॉप का इतना एमएसपी दे दो, व्हीट को इतना दे दो, राइस को इतना दे दो, मतलब मिनिमम इतना दे दो। क्या कर रही है? रिकमेंड कर रही है। और फिर फाइनल डिसीजन कौन लेता है? फाइनल डिसीजन लेता है हमारा कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। फाइनल डिसीजन कौन लेता है? हमारा कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी कि जिसको हम कहते हैं CCEA। अप टू दिस इज क्लियर? मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस से बाहर कुछ नहीं आएगा। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ध्यान रखना है, जो पहला मैंने बताया था CACP, ये पहला CACP वो क्या करता है? रिकमेंड करता है। और जो दूसरा मैंने बताया था CCA वो क्या करता है? डिसाइड करता है। मतलब असली फैसला कौन लेगा? मतलब ये समझो, जो CCA कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है ना, इसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर, नीचे वाली का। ऊपर वाली का जो हेड होता है ना, मतलब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होते हैं या फिर एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है CACP में। अप टू दिस इज क्लियर? ठीक है, सो दिस वाज इट फॉर, ठीक है, दिस वाज इट फॉर दिस मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस किस तरीके से वर्क करता है, ये सब चीजें हमने देख ली। एक सेकेंड, अब मैं जल्दी हटा दूं। CACP का हेड तो जानना जरूरी नहीं है, बस CCA का हेड जान लो, प्राइम मिनिस्टर होता है। क्या चीज? इसने क्वेश्चन किया था कुछ? नहीं सर, मैं लिख रहा था डिसीजन मतलब ये लेते। हाँ, CACP रिकमेंड करती है और कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स क्या करती है? डिसाइड करती है। चलो अब इस क्लास को एंड करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपको। मैं आपको क्वेश्चन है, आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द प्राइमरी सेक्टर। विच ऑफ फॉलोइंग कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राइमरी सेक्टर में इनमें से कौन सा आता है? नहीं, मैं ऑप्शन दूंगा ना अभी अभी मतलब क्वेश्चन पूछ रहा हूं। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, टेलीकॉम, टेलीकॉम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। टेलीकॉम क्यों नहीं होगा? टेलीकॉम हो जाएगा हमारा टर्शरी में। ओके ओके, सो दिस वाज इट फॉर टुडेज क्लास। बाकी आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्पीड को धीरे धीरे करके मैं बढ़ाऊंगा, बिकॉज मैं कोशिश करूंगा। एक बार CACP और CACE पढ़ा,
CACP मतलब क्या होता है? CACP एक बॉडी बनाई थी 1964 में, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइसेस। अब CACP का काम क्या था? उसमें मतलब एग्रीकल्चर साइंटिस्ट लोग बैठते थे, कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन के भी होंगे, गवर्नमेंट के भी कुछ लोग होंगे, वो लोग बैठते थे। वो क्या करते थे? वो ना मार्केट ट्रेंड्स को समझते थे और ये बताते थे कि इस क्रॉप को कितना MSP देना है, इस क्रॉप को कितना MSP देना है। ये उनका काम होता था। अब एक और बात है, अब जो क्रॉप देनी है वो ऐसा नहीं कि CACP ने बता दिया कि इस क्रॉप को इतना MSP देना, तो पक्का मान ही लेगी गवर्नमेंट। नहीं मतलब बता देगी, वो नंबर भी बता देगी, लेकिन जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट उसकी बात को माने। तो वो क्या कह रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ एक रिकमेंडेशन दे रही है। लेकिन कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि इकोनॉमिक अफेयर्स की प्रॉपर कैबिनेट कमेटी, कैबिनेट एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर उसको हेड कर रहा है। अब वो डिसीजन लेते हैं इसको मानना है कि नहीं मानना। अगर नहीं मानेंगे तो फिर से वही उनके पास दोबारा भेज देंगे कैबिनेट CACP पे पास कि नहीं एक बार दोबारा से चेक करके दो, हमें गड़बड़ लग रही है इसमें, सारे डिसीजन उनको लेना है। ओके, सो दिस वाज इट फॉर द क्लास। थैंक यू एवरीवन।